पहला जो हमारे सामने पॉइंट है वो है कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। अब एक विशाल देश है ये तो हम जानते हैं, भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन ये जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं इनका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो देश है भारत है, यहाँ पर हर प्रकार की भूआकृति पाई जाती है, स्थलाकृति पाई जाती है। जैसे भारत के अंदर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, द्वीप समूह भी हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे, और तटीय मैदान भी हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर प्रकार की स्थलाकृति लगभग पाई जाती है। यहाँ पे खेत भी हैं तो यहाँ पर रेगिस्तान भी हैं। तो यही बताया गया है कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला, जो मैंने स्थलाकृतियाँ आपको बताई हैं, भूआकृतियाँ, एक तो इतनी सारी स्थलाकृतियाँ हैं और एक विशाल देश है, इसीलिए भारत महान है। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भारत के अंदर एक तो होती हैं स्थलाकृतियां पाई जाती हैं अलग अलग, और दूसरी बात यह है कि भारत में विभिन्न प्रकार की शैलें भी पाई जाती हैं। शैलों का मतलब होता है चट्टानें, ठीक है। भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, तो कई राजस्थान जैसे ऐसे इलाके हैं जहां पर मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे सेलखड़ी का पत्थर। तो सेलखड़ी का जो पत्थर होता है इसका प्रयोग किया जाता है टेल्कम पाउडर बनाने के लिए और भी छोटे मोटे कामों में। और जो कठोर चट्टान होती है उसका उदाहरण यहाँ पे दे रखा है संगमरमर, जिससे कि ताजमहल बनाया गया था, और बहुत कामों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कुल मिला के निष्कर्ष यह बनता है कि जो भारत है एक महान देश है और यहाँ पर लगभग हर प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जहाँ पर यहाँ तो सिर्फ पर्वत होंगे, यहाँ सिर्फ रेगिस्तान होंगे, तो इन सब का मिक्सचर नहीं पाया जाता वहाँ पे। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर प्रकार की जलवायु है। आप अगर नॉर्थ साइड में जाते हैं तो आपको ठंडी जलवायु मिलेगी, आप साउथ में जाते हैं तो आपको गर्म जलवायु मिलेगी, आपको जंगल चाहिए तो आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, जंगल मिलेंगे, और अगर आप वेस्ट साइड में जाते हो तो आपको रेगिस्तान मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये भारत को दर्शाता है कि विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। अब आपके सामने जो टॉपिक है वो है प्लेट। तो ये प्लेट का मतलब आप खाने वाली प्लेट मत समझना। प्लेट का मतलब ये होता है कि जो भूमि का टुकड़ा होता है जहां पर हम रह रहे हैं, ठीक है, ये जो भूभाग है पूरा, जो ऊपरी परपट्टी है, ठीक है। एक तो बिल्कुल आंतरिक भाग होता है पृथ्वी का जहां पर वो हमारा मैग्मा होता है, लावा होता है, लेकिन जो ऊपरी भूपरपट्टी है, ऊपर का हिस्सा, इसे हम कहते हैं प्लेट्स। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, वो जो उसकी ऊपरी परपट्टी है, जो उसका ऊपरी हिस्सा है, जो ये भूभाग है हमारा ऊपर का, ये 7 बड़ी प्लेटों और कुछ छोटी प्लेटों से मिलकर बना है। मैं आपको अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा मैप के अंदर जो बड़ी प्लेटें कौन सी हैं। यहाँ पर बताया गया है हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से कि जो बड़ी प्लेटें हैं वो 7 हैं, लेकिन जो नासा है उसने बताया है कि जो प्लेटें हैं बड़ी वाली वो लगभग 8 हैं, और 8वीं प्लेट माना गया है ग्रीनलैंड को। जो ग्रीनलैंड देश है, आपने नाम सुना होगा, उसको 8वीं बड़ी प्लेट माना गया है क्योंकि उसका भूभाग बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसको बड़ी प्लेट माना गया है। मैंने आपको बताया कि प्लेट का मतलब है भूमि का हिस्सा, जो हिस्सा जितना बड़ा है वो बड़ी प्लेट माना जाएगा, और जो हिस्सा छोटा है तो उसको छोटी प्लेट कहेंगे। और जो छोटी प्लेटें हैं वो तो बहुत सारी हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लेटें हैं, ये जो भूभाग है, इनमें हलचल भी होती है। आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है तो क्या होता है, हमारी भूमि में कंपन होता है अंदर से। तो वो कंपन किसके अंदर होता है? वो जो कपकपाहट होती है वो होती है प्लेटों के अंदर। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं या खिसकती हैं तो वो खिसकती किस वजह से हैं? प्लेटों की गति की वजह से। अब मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटें कितनी तरीके से मूव होती हैं और कितनी तरीके से उनकी गति होती है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा प्लेट क्या होता है। प्लेट होता है भूमि का टुकड़ा। एक बड़ा भूमि का टुकड़ा होगा तो वो बड़ी प्लेट मानी जाएगी, अगर वो छोटा भूमि का टुकड़ा है तो वो छोटी प्लेट मानी जाएगी। अब आपके सामने जो मैप है ये प्लेट्स का मैप है। आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी प्लेटें हैं उनका नाम दिया हुआ है। एक तो है उत्तर अमेरिकी प्लेट। जितने भी हमारे बड़े महाद्वीप हैं, ठीक है, जिनका भूभाग बहुत ज्यादा है, भूमि का हिस्सा बहुत ज्यादा है, वो बड़ी प्लेट है। उत्तर अमेरिकी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, और जो ग्रीनलैंड है उसे माना गया है हमारी 8वीं प्लेट। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि बड़ी प्लेटें कौन सी हैं, और जो छोटी प्लेटें होती हैं वो ये आप देख सकते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है। तो ये और भी कुछ छोटी मोटी प्लेट है जिनका नाम यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो आपको प्लेट का तो मतलब समझ में आ गया होगा। अब ये जो प्लेटों में गति होती है, जो प्लेटें मूव करती हैं, वो कितने प्रकार से मूव करती हैं? तो प्लेट जो हमारी भूमि का अंदर हिस्सा है वो लगभग 3 तरीके से गति करता है। पहला है अभिसारी गति, दूसरा है अपसारी गति, और तीसरा है रूपांतर गति। तो मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा, शायद आपको ऐसे समझ में ना आए। तो जो पहली गति होती है, जो पहली मूवमेंट होती है,
उसे हम कहते हैं अभिसारी गति। तो इसमें अभिसारी गति में क्या होता है कि हमारी जो दो प्लेटें होती हैं, जो दो भूमि के टुकड़े होते हैं, वो दोनों, एक टुकड़ा जो होता है वो नीचे चला जाता है और दूसरा भूमि का टुकड़ा उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, एक प्लेट जो होती है धंस जाती है नीचे और जो दूसरी प्लेट होती है वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। इससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, पहले तो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं, फिर जो भारी वाली प्लेट होती है वो नीचे धंस जाती है और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर चली जाती है। आपने देखा होगा कि जो पर्वत होते हैं उनकी शेप कुछ ऐसे होती है। तो ये पर्वतों की शेप ऐसे क्यों होती है, इसका मेन कारण यही है कि एक प्लेट इधर से आती है, दूसरी प्लेट फिर इधर से आती है, फिर इधर से आती है, फिर इधर से आती है। इससे क्या होता है कि प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ती जाती हैं और इससे पर्वतों का निर्माण होता है। और जो हमारा हिमालय पर्वत है उसका निर्माण अभी भी जारी है। और हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे होता है, अभिसारी गति के कारण। और जब ये दो प्लेटें नजदीक आती हैं, भारी वाली अंदर घुस जाती है नीचे की तरफ और जो हल्की प्लेट ऊपर आ जाती है, इससे फिर पर्वतों का निर्माण होता है। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अभिसारी गति कौन सी है। अब जो दूसरी प्लेट है, जो दूसरी गति है प्लेट की, वो है अपसारी गति। इसमें क्या होता है कि एक तो मैंने आपको बताया कि प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं। अब इसमें क्या होता है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं विपरीत दिशा में। तो ऐसे में क्या होता है कि जब दो प्लेटें जाएंगी तो बीच में भाई यहाँ पर जो है भ्रंश पैदा होगा। भ्रंश का मतलब होता है गैप मिल जाएगा, और गैप मिलेगा तो क्या होगा, जो अंदर का लावा है वो बाहर आ सकता है। जो ज्वालामुखी फटता है वो कैसे होता है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी तो अंदर का जो लावा है वो बाहर आएगा ज्वालामुखी के द्वारा। और जब ये लावा बाहर निकलेगा तो ये आसपास के क्षेत्रों में फैलेगा भी। और जब ये फैल के जम जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत गर्म होता है लावा, और जब ये फैल के जम जाता है तो बहुत सालों बाद जब ये जम के पठार का रूप ले लेता है। ठीक है, पठार आपने देखा होगा पर्वतों जैसे होते हैं, लेकिन पर्वतों से बहुत ज्यादा उनकी ऊंचाई कम होती है। तो इससे क्या होता है कि जब ये ज्वालामुखी फटता है और जो मैग्मा बाहर आता है और ये लावा बाहर आता है, तो जब ये जमा हो जाता है और जम जाता है एकदम, तो पठारों का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपसारी गति में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी और जब बाहर निकलेगा लावा तो बनेंगे पठार, और इससे ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। अब जो हमारी अगली गति है वो है रूपांतर। भाई ये जो रूपांतर गति है इसी के कारण आता है हमारा भूकंप। क्यों? क्योंकि जब दो भूमि के टुकड़े आपस में रगड़ खाते हैं या एक दूसरे से टकराते हैं, प्लेटें टकराती हैं आपस में, तो क्या होता है कि भूमि में कंपन होगी। जब एक प्लेट इधर से आ रही है, दूसरी प्लेट इधर से आ रही है, जब टकराएगी, ठीक है, दोनों अगर बराबर हैं तो टकराएंगी तो उनमें वाइब्रेशन होगी, कंपन होगी, तो वही भूकंप होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। एक प्लेट इधर जाती है तो दूसरी प्लेट भी उसके पीछे आएगी, और जब ये टकरा जाएंगी तो प्लेटों में कंपन होगी, प्लेटों में कंपन होगी तो ऊपर भूकंप आएगा, और इससे भूकंप आ सकता है। अगले पॉइंट में ये लिखा हुआ है। तो आपको ये तीन समझ में आ गए होंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो है कि सबसे प्राचीन भूभाग जहां पर आज हम रहते हैं वो पहले क्या ऐसा ही था? क्या पहले हमारा वर्ल्ड का मैप ऐसा था? नहीं, जो पहले हमारा वर्ल्ड का मैप था वो कुछ इस तरीके से दिखता था। यहाँ पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कौन सा देश कहाँ पे है। पहले सिर्फ दो बड़े भूभाग होते थे। जो उत्तर में होता था उसे लोरेशिया कहते थे, और जो दक्षिण का भूभाग होता था, दक्षिण का भूमि हिस्सा होता था, उसे हम गोंडवाना लैंड कहते थे। तो भारत जो है वो इसी का हिस्सा था। अब इसमें कौन कौन से देश आते थे? जो गोंडवाना भूभाग है, जो नीचे वाला है दक्षिण का, इसके अंदर भारत होता था, ऑस्ट्रेलिया होता था, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक। तो ये सब क्या था? पहले एक साथ थे, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि वो सब अलग अलग हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा भी था, बहुत प्राचीन समय की बात है, जब ये सारे जितने भी महाद्वीप हैं या जितने भी देश हैं ये एक ही भूभाग पे स्थित थे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेटें गति करती हैं। अगर गति ना करती होती तो आज जो इंडिया है वो यहाँ पर ना पहुंच जाता ऊपर, और ये सब अलग अलग ना होते। अगर प्लेटों में अगर गति ना होती तो आज भी ये सारे देश एक साथ होते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लेटों में गति हुई है और प्लेटों में हलचल हुई है, इसी के कारण कुछ प्लेटें खिसक के ऊपर चली गई तो भारत बन गया, और कुछ प्लेटें लेफ्ट में चली गई, कुछ राइट में चली गई। तो ऐसा माना गया है कि प्लेटों में गति होती है, जो हमारी भूमि है वो चलती है, लेकिन बिल्कुल धीमी स्पीड से। और यहाँ पे लिखा गया है कि प्लेटों की गति के कारण, जो प्लेटों में हलचल हुई है उसके कारण भारत गोंडवाना से अलग हो गया। मैंने आपको बताया कि पहले भारत एक साथ था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ, लेकिन अब भारत अलग है। और जो सबसे प्राचीन महाद्वीप था उसका नाम पेंजिया था। मैंने आपको बताया एक महाद्वीप है आपके सामने जो ये मैप में, कि उत्तर में तो लोरेशिया है, दक्षिण में गोंडवाना, लेकिन इन दोनों को जोड़कर जो बनता था उसे हम कहते थे पेंजिया।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैंजिया महाद्वीप के दो भाग थे। उत्तर के भाग को लोरेशिया कहते थे और दक्षिण के भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये अभी से समझ लेते हैं तो आपको 11th में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 11th में आपको यही सब पढ़ना है, थोड़ा और डीप होगा। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपके सामने अगला टॉपिक है भारत का भौगोलिक वितरण। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं और उनकी विशेषताएं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भारत में हिमालय पर्वत के बारे में। आपको पता है हिमालय पर्वत आपके सामने मैप है, यहां से लेके और लगभग यहां तक फैला हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदानों के बारे में जो लगभग यहां से लेके यहां तक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जो ये हमारी वी शेप आती है नीचे की साइड में, ये इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। फिर पढ़ेंगे तटीय मैदानों के बारे में, जो जितने भी हमारे तटीय मैदान हैं। फिर हम पढ़ेंगे द्वीप समूह के बारे में, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द ग्रेट हिमालय के बारे में। ठीक है, हिमालय, तो हिमालय पर्वत जो है वो भारत के उत्तर में है। ये तो नॉर्मल सी बात है, हम सब जानते हैं नॉर्थ साइड में हिमालय है। और ये एक नया पर्वत है। नया पर्वत कैसे है, मैंने आपको बताया था प्लेट वाले हिस्से में कि जो प्लेटों की गति होती है उसके कारण इनका पर्वतों का निर्माण होता है। जो अभिसारी गति होती है उससे पर्वतों का निर्माण होता है। प्लेट एक नीचे धंसती है, दूसरी प्लेट ऊपर जाती है, तो इससे क्या होता है, पर्वतों का निर्माण हो जाता है। और हिमालय पर्वत इसी वजह से बन रहा है। और जो हिमालय पर्वत की लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर मानी जाती है। और जो हिमालय पर्वत की चौड़ाई है वो कश्मीर में 400 किलोमीटर है, जो इस साइड में 400 किलोमीटर है। और जो अरुणाचल है जो इस साइड में है वहां पर लगभग 150 किलोमीटर है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं। अब मैं आपको हिमालय के थोड़े डिटेल में फैक्ट्स बताता हूँ कि जो हिमालय है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है महान हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। और जो हिमालय का ये हिस्सा है इसके अंदर लगभग जितने भी मुख्य शिखर हैं, जितनी भी चोटियां हैं मेन पहाड़ों की, वो लगभग इसी के अंदर कवर होती हैं। और इसमें लगभग 6000 मीटर वाले शिखर हैं। यहाँ पर जितने भी पहाड़ हैं और उनकी चोटियां हैं ना, वो एवरेज लगभग 6000 मीटर की तो है ही है। और जो ये वाला हिस्सा है हिमालय का, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है भाई, क्योंकि मेन हिस्सा है और यहाँ पर बर्फ नहीं पड़ेगी तो कहाँ पे पड़ेगी। मेन हिस्सा हिमालय का है और यहाँ हमेशा बर्फ पड़ती है। और यहाँ पे जो पहाड़ हैं, जो उनकी चोटियां हैं, लगभग 6000 मीटर की हर चोटी है। उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो है निम्न हिमालय, इसे हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और इसमें जो पहाड़ हैं और जो उनकी चोटियां हैं वो लगभग 4500 मीटर औसत ऊंचाई वाली हैं। इसका मतलब है कि जितने भी वहां पहाड़ हैं उनकी जो चोटियां हैं, उनके जो शिखर हैं, लगभग वो 4500 मीटर के हैं। और जो पीर पंजाल श्रृंखला है पहाड़ों की, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर। और जो कश्मीर से लेके हिमाचल तक ये फैला हुआ है। तो आपको इनकी विशेषताएं याद करते चलनी है। और जो हिमालय का तीसरा हिस्सा है, ठीक है, सबसे एंडिंग हिस्सा, एंड वाला हिस्सा, ये हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। और ये कौन सी साइड में आ जाता है, हमने स्टार्ट किया था कश्मीर हिमालय से ऊपर की साइड से लेके और यहाँ तक लगभग अरुणाचल तक इसका हिस्सा माना जाता है। और जो सबसे बाहरी हिस्सा है ये वाला, इसे हम कहते हैं शिवालिक। शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं और शिवालिक भी कहते हैं। और यहाँ पर जो पहाड़ हैं और जो उनकी चोटियां हैं वो लगभग 1100 मीटर की हैं। यहाँ पर जितने भी पहाड़ हैं उनकी औसत ऊंचाई 1100 मीटर है। और जो हिमाचल से लेकर शिवालिक के बीच जो घाटियां हैं, ठीक है, हिमाचल हिमालय मैंने आपको बताया था जिसे निम्न हिमालय भी कहते हैं। हिमाचल हिमालय से लेके और जो शिवालिक तक जो लास्ट वाला है भारी, इसके बीच में जितनी भी घाटियां आती हैं उनको हम कहते हैं दून। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपने नाम सुना होगा देहरादून, तो वो इन्हीं के बीच में आता है, इसलिए उसका नाम भी देहरादून रखा गया। तो ये हिमालय के जो 3 भाग थे और जो उनकी विशेषताएं थी, मैंने आपको बहुत यहाँ पर ब्रीफली आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने जो टॉपिक है वो है उत्तरी मैदान। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। तो उत्तरी मैदान जो है वो उत्तरी मैदान सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो 3 नदियां हैं इनके द्वारा जो गाद लाई जाती है, ठीक है, जो अवशेष नदियां लेके आती है उनसे इनका निर्माण हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, कि जब नदी हिमालय से या ऊपरी साइड से निकलती है पहाड़ों से, तब तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। लेकिन जैसे जैसे जो ढलान कम होती जाती है और बिल्कुल जब मैदान आते हैं तो नदियों की स्पीड में भी कमी आती है। तो जब नदियां बिल्कुल धीमी हो जाती हैं तो जो अपने साथ वो जितनी भी अवशेष होते हैं या गाद होती है तो उसको जमा करते हुए चलती है, ठीक है, छोड़ते हुए जाती है। तो जब वो गाद छोड़ेगी तो क्या होगा, वहीं पर जमा हो जाती है। और वो जो गाद और वो जो अवशेष हैं ये तीनों नदियां लाती हैं, उससे क्या होता है, उत्तरी भारत का मैदान बना है। और ये बहुत बड़ा भूभाग है।
और ये जलोढ़ मिट्टी से बना है। जलोढ़ मिट्टी में आपको बता दूं बहुत ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी के कण होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बिल्कुल बारीक, और ये कृषि के लिए उपजाऊ मानी जाती है। और 2400 किलोमीटर लंबा है लगभग उत्तरी मैदान, और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। और ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं कि मैदानी इलाका है, यहाँ पर हम रोड भी बना सकते हैं, बिल्डिंग्स भी बना सकते हैं। वरना अगर पहाड़ी इलाका होता है तो वहां पर रोडों का निर्माण करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, सड़कें बनाना मुश्किल होता है और सारी सेवाएं वहां पर प्रदान करना मुश्किल होता है। लेकिन जो मैदानी इलाके होते हैं वहां पर हम सड़क बना सकते हैं, बिजली की व्यवस्था भी कर सकते हैं, घर भी बना सकते हैं अच्छे से अच्छे। तो ये सब क्या है कि इसीलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहने आते हैं। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब मैदान है और यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। अब जो उत्तरी मैदान है उनको लगभग 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो है पंजाब का मैदान, जो कि सिंधु और अन्य नदियों द्वारा जो गाद लाई जाती है, जो अवशेष लाए जाते हैं, उनसे बना है। दूसरा है गंगा का मैदान। अब गंगा नदी जो है अपनी गाद लाती है, उनसे कौन कौन से क्षेत्र बने हैं, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सब क्या है, उत्तरी मैदान है और ये गंगा के मैदान के अंदर आते हैं। फिर जो तीसरा पार्ट है वो है ब्रह्मपुत्र के मैदान। जो ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ गाद लाती है, अवशेष लाती है, जहां पर जमा करती है, वो कहलाता है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, और इसमें आता है हमारा असम। तो यहां से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो उत्तरी मैदान है वो क्या होते हैं। मैंने आपको बताया ये जो 3 नदियां बताई उनके द्वारा जो गाद लाई जाती है उनसे बने हैं, और इनको 3 भागों में बांटा जाता है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब आगे आपके सामने टॉपिक है आकृति में भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदानों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला तो है भाबर। भाबर कहाँ पे है, शिवालिक की ढाल पर। मैंने आपको बताया था जो हिमालय का सबसे भारी हिस्सा होता है उसे हम शिवालिक कहते हैं, और जो उनकी ढलान है, बिल्कुल जो उसकी शिवालिक की ढाल है, वहां से जहां पर शिवालिक खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है भाबर मैदान, और ये लगभग 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक चौड़ा है। दूसरा है तराई। अब भाई जहां पर भाबर खत्म होता है वहां से स्टार्ट होता है तराई, और तराई कहां पर है, भाबर के दक्षिण में। इसमें सिंपल सी बात है, जहां पर भाबर खत्म होगा वहां से तराई स्टार्ट होगा, और ये दलदली क्षेत्र है और गीला रहता है हमेशा, क्योंकि नदियां यहाँ पर बहती रहती हैं, बिल्कुल कम वेग में बहती हैं, स्पीड कम होती है नदियों की, और ये भाबर के दक्षिण में, आपको इतना याद रखना है। तीसरा है भांगर। जो भांगर होती है वो पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है, और ये कंकरीली होती है, मोटे मोटे कण होते हैं। और जो खादर होती है वो नई मिट्टी होती है। नई मिट्टी क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो नदियां होती हैं वो हर साल अपने साथ नई मिट्टी लाती है, नई गाद लाती है, ठीक है, तो नई गाद लाती है और मिट्टी नहीं होती है तो वो उतनी ही उपजाऊ होगी खेती के लिए। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि मैदानों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले शिवालिक की ढाल पर हमारा भाबर है, और जहाँ भाबर खत्म होता है वहाँ तराई है, और जहाँ तराई खत्म होता है वहाँ पर भांगर है, और जहाँ भांगर खत्म होगा वहाँ पर खादर है। भांगर और खादर में आपको अंतर पता होना चाहिए। जो भांगर मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है, कंकरीली होती है, यहाँ पर जो कंकर जो होते हैं, पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन जो खादर है वो बिल्कुल बालू मिट्टी होती है, बिल्कुल बारीक कण होते हैं उसके, और इसीलिए इसे नई मिट्टी भी कहा जाता है, और ये खेती के लिए उपजाऊ मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे पठारों के बारे में। तो पठार क्या होता है, होते तो ये पर्वतों की तरह हैं, लेकिन पर्वत नहीं होते, पर्वतों से बहुत कम ऊंचाई होती है इनकी, और ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं जो आपके सामने फोटो है। आइए हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, मैंने आपको बताया था भारत का जो निचला भाग है जो वी शेप में है इस तरीके से, तो इसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। और ये पुरानी चट्टानों से बना है। ये कैसे बना है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, अंदर से लावा निकलता है, फिर लावा जब जमता है आसपास के क्षेत्रों में, बहुत सालों बाद जम के वो पठारों का रूप ले लेता है। तो ये पुरानी चट्टानों से बना है। और जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। जो पहला भाग है उसे हम कहते हैं मध्य उच्च भूमि, और जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। अब जो मध्य उच्च भूमि है इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ये तो नर्मदा नदी के उत्तर में है, जो हमारी नर्मदा नदी बहती है उसके उत्तर में है मध्य उच्च भूमि, और पश्चिम में धीरे धीरे ये राजस्थान से मिल जाता है। ये जो हमारा भाग है पठार का, ये पश्चिम में होता हुआ धीरे धीरे राजस्थान से मिल जाता है। और इस क्षेत्र के अंदर जो नदियां बहती हैं ये आपको याद रखना है इसकी विशेषताओं में, कि एक तो चंबल नदी बहती है, सिंध नदी बहती है, और बेतवा नदी बहती है। और ये पठार है, इसके पूर्व में बुंदेलखंड है। मैंने आपको बताया पश्चिम में तो ये राजस्थान की साइड मिल जाता है, और पूर्व में ये बुंदेलखंड से मिल जाता है यूपी में। तो आपको इसकी विशेषताएं याद रखनी है। और छोटा नागपुर,
जो छोटा नागपुर है वो उसके पूर्व साइड में है। तो ये कुछ विशेषताएं थी हमारी मध्य उच्च भूमि की। और जो उसका दूसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, उसे हम कहते हैं दक्कन का पठार। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, और ज्यादातर बच्चे इसी को इंपॉर्टेंट मानते हैं, और ये है भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये त्रिभुजाकार है। जो हमारा भारत का निचला हिस्सा है त्रिभुजाकार कुछ इस तरीके से है। ये क्या है, दक्कन का पठार है, और ये पश्चिम में तो ऊंचा है लेकिन पूर्व की साइड इसकी ढाल कम हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो पश्चिम की साइड है इसकी, ये वाली, यहाँ तो पठार है, लेकिन जो पूर्व की साइड है यहाँ पर बिल्कुल जो है मतलब ढलान टाइप में बन जाती है, इसलिए यहाँ पर पर्वत नहीं है, पठार नहीं है, छोटे छोटे। ज्यादातर जो ऊंचा एरिया है वो हमारा पश्चिम साइड का है, पठार ज्यादातर पश्चिम में है। और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा उसमें लावा निकलेगा और जब वो जमेगा, ठीक है, तो उसी क्षेत्रों में ज्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो दक्कन का पठार है वो कौन सा है। मैंने आपको बताया वी शेप में है और पश्चिम में ऊंचा है, क्योंकि पहाड़ ज्यादातर जो पर्वत है, सॉरी पहाड़ नहीं कहेंगे उन्हें, हम कहेंगे पठार। जो पठार है वो ज्यादातर पश्चिम साइड में है, इसीलिए ये ऊंचा है पश्चिम में, और इस साइड से समतल है और यहाँ पर ढाल है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे। और एक कारण और है, जो जितनी भी ज्यादातर नदियां होती हैं वो ज्यादातर हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका कारण मेन यही है कि पश्चिम साइड में जो पठार है, नदियां यहाँ पर नहीं जा पाती, उनका भाव रुक जाता है, टकरा जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ढलान है, इस वजह से जो जितनी भी नदियां होती हैं हमारी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी विशेषताएं देखते हैं कि जो पठार है हमारा, ये वाला दक्कन का पठार, इसके पूर्वी सिरे पर पूर्वी घाट है और पश्चिमी सिरे पर पश्चिमी घाट है। जो हमारा भारत है ये वाला नीचे का, इसका जो पूर्वी हिस्सा है ये वाला, इसे हम कहते हैं पूर्वी घाट, और जो पश्चिमी हिस्सा है इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट। और जो पूर्वी घाट है वो समतल नहीं है, ठीक है। ये जो पूर्वी घाट है यहाँ थोड़े मतलब ढाल वाला है, जब नदियां आती हैं तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये समतल क्यों नहीं है, क्योंकि जो नदियां यहाँ पर, रेगुलर नदियां यहाँ पर गिरती हैं, इस वजह से नदियों ने इसको काट दिया है और ये उबड़ खाबड़ सा हो गया है। और जो पश्चिमी घाट है जहां पर पठार ज्यादा है, लाइन से पठार है, यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि जो पर्वतीय वर्षा इसलिए होती है, जो नमी वाली पवनें होती हैं, जो हवा, गीली हवा होती है, ठीक है, जो भारी हवा होती है, वो आके जब इनसे टकराती है तो वहां पर फिर बारिश होती है। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं आके इनसे टकराती हैं, पार नहीं हो पाती, और जब वो हवा यहाँ पर टकराएंगी तो इस साइड में बारिश होती है। और जो हमारा पश्चिमी घाट है ये वाला, इस साइड का, यहाँ पर ज्यादातर जो पर्वत पाए जाते हैं उनमें सबसे ऊंचा जो पर्वत है, सबसे ऊंचा, उसे हम कहते हैं अनाईमुड़ी, और इसकी लंबाई है लगभग 2695 मीटर। और जो पूर्वी घाट है इस साइड का, इसका जो ऊंचा शिखर है, जो ऊंचा पर्वत है, उसे हम कहते हैं महेंद्रगिरी, और इसकी ऊंचाई है लगभग 1500 मीटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दक्कन का पठार पूरा क्या है, इसके पश्चिम साइड का ऊंचा शिखर कौन सा है, पूर्व का कौन सा है। तो ये विशेषताएं आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला टॉपिक है मरुस्थल। तो इससे तो आप सब परिचित होंगे भाई। मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है, डेजर्ट, ऊंट जहां पर होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी विशेषताएं। तो भारतीय मरुस्थल जो है हमारा, अरावली पहाड़ी के पश्चिम में थार मरुस्थल है राजस्थान के अंदर। ये सब आप जानते होंगे। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, हमारी सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है, उसे हम कहते हैं अरावली पहाड़ियां, और इसके पश्चिम साइड में राजस्थान है, और राजस्थान के अंदर है थार मरुस्थल। और जो ये मरुस्थलीय भाग है हमारा, ये बालू टिब्बों से ढका है। आपने देखा होगा, टिब्बे देखे होंगे, आप राजस्थान जाते हैं तो आपने टिब्बे देखे होंगे। तो वो किससे बने हैं? बालू टिब्बों। बालू जो हमारी रेत होती है, जब उनमें हवा चलती है तो वो उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जब इकट्ठा हो जाती है तो वहां पर टिब्बों का निर्माण करती है। तो ये बालू टिब्बों से बना है। और आप सब जानते होंगे कि जो रेगिस्तानी इलाका होता है, डेजर्ट होता है, यहाँ पर पेड़ पौधे बिल्कुल कम होते हैं, क्योंकि पानी होता नहीं है, सिर्फ गर्मी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं, कैक्टस जैसे, और इसमें पेड़ पौधे बिल्कुल कम होते हैं। और लूनी एक नदी है जो राजस्थान में सबसे बड़ी नदी मानी जाती है इस क्षेत्र में। लगभग थार मरुस्थल की बात चल रही है तो लूनी नदी को सबसे बड़ा माना गया है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी को माना गया है। और जैसलमेर में बहुत सारे टीले पाए जाते हैं। जैसलमेर बहुत अच्छा ट्रेवलर प्लेस है, वहां पर इसीलिए वो फेमस है। वहां पर टिब्बे बहुत सारे पाए जाते हैं और लोग वहां पर जाते हैं, ऊंटों की यात्रा करते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा भारतीय मरुस्थल के बारे में। अब हम पढ़ते हैं तटीय मैदानों के बारे में। तो तटीय मैदान कौन से हैं जो भारत का, फिर से हम वही बात करते हैं, नीचे का क्षेत्र है ये वाला, वी साइड वाला। तो इनके किनारों पर तटीय मैदान है जो पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ है।
क्योंकि भारत के पश्चिम में भी तट है और पूर्व में भी तट है। तो जो बंगाल की खाड़ी है जो इस साइड के हैं, राइट साइड के तट है, उत्तर में जो तट है ये वाला, इसे हम कहते हैं सरकार तट, और जो दक्षिण का तट है ये वाला, इसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। यहीं से हमारे जितने भी जहाज वगैरह होते हैं दूसरे देशों में अगर जाने होते हैं तो यहीं से जाते हैं तटों से। तो उत्तर में सरकार तट है, मैंने आपको बता दिया, और दक्षिण में है कोरोमंडल तट। और जो अरब सागर है जो लेफ्ट साइड में है, इसके उत्तर में कोंकण तट है और इसके दक्षिण में मालाबार तट है। तो यहां से आपको सिंपल सी बात यही याद रखनी है कि भारत में तटीय मैदान है, दोनों तरफ है, ईस्ट में भी है वेस्ट में भी है, और जो उत्तर में है बंगाल की खाड़ी के उसको हम कहते हैं सरकार तट, और जो दक्षिण में है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट, और जो अरब सागर में है उसके उत्तर में कोंकण है और दक्षिण में मालाबार तट है। अब आपके सामने टॉपिक है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह हमारे दो हैं, एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। तो आइए देखते हैं इनकी विशेषताएं कि लक्षद्वीप और अंडमान दो हमारे द्वीप समूह है देश के, और उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा अरब सागर की साइड है अंडमान निकोबार, उसके उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है। और जो लक्षद्वीप है पहले इसे लकाद्वीप नाम से जाना जाता था, ठीक है, इसको लकाद्वीप, मिनिकोय और एमिन द्वीप, इन तीन नामों से जाना जाता था क्योंकि ये तीन क्षेत्र थे अलग अलग। और अब लेकिन इसको जाना जाता है लक्षद्वीप नाम से। अब इन तीनों जगहों को एक साथ लक्षद्वीप नाम से जाना जाता है। और कब से? 1973 से। 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया। पहले ये जो छोटे छोटे द्वीप समूह थे अलग अलग थे, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। किसी को लकाद्वीप कहा जाता था, तो किसी को मिनिकोय कहा जाता था, और किसी को एमिन द्वीप कहा जाता था। लेकिन 1973 के बाद से इन तीनों को